जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 की संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हेडलाइंस। कोलम के गड्ढे में डूबने से 2 वर्षीय मासूम बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद से गांव में पसरा सन्नाटा। डेढ़ माह से वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी हुए नाराज। नगर पालिका में जमकर मचाया हंगामा। त्वरित वेतन नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं, 20 फरवरी तक शासन प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर भोपाल में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। 1 मार्च से शुरू बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया नया प्रयोग। मूल्यांकन के लिए एग्जामिनेशन हॉल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। कॉपी मूल्यांकन की बोर्ड भोपाल से करेगा निगरानी। नगर में 2 अलग अलग स्थानों में हुई आगजनी की घटना। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। महिला पुरुष ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में सोमवार को खेले गए 4 सेमीफाइनल मैच। मंगलवार को खेला जाएगा प्रतियोगिता का फाइनल मैच। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्य अतिथि। कलेक्टर बंगले के पीछे एक शासकीय क्वार्टर में सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना नगर पालिका के दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर शासकीय क्वार्टर के अंदर से निकलते हुए धुएं व अन्य समस्याओं का सामना कर कड़ी मशक्कत कर खिड़की व कांच को तोड़कर आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग में सहायक मानचित्रकार के पद पर पदस्थ श्रीमती रजनीपति अजय श्रीवास्तव, जो वैनगंगा संभाग नगर के कलेक्टर बंगले के पीछे G2 क्वार्टर में निवासरत है, जिनके मकान में सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे लगभग आग लग गई। जहां पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देख इसकी सूचना इलेक्ट्रिक विभाग को भी दी। वहीं मौके पर पहुंच जिनके द्वारा खंभे से बिजली आपूर्ति बंद कर दिया गया, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाई गई। इस घटना में क्वार्टर में रखे सभी घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मेरे को लग रहा है इसी से लपड़ा हुआ है। शासन की मंशा के अनुरूप जहां एक और जिला पंचायत प्रांगण में सोमवार को दिव्यांगजनों को चिन्हित कर आवश्यकता के अनुसार उन्हें सामग्री वितरण करने का शिविर लगाया गया, तो वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत के सामने भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगजनों की 6वें दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। जहां भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगजनों ने शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सामग्रियों को घटिया और निम्न किस्म की सामग्री बताते हुए उच्च क्वालिटी की सामग्री का वितरण किए जाने की बात कही, तो वहीं उन्होंने हड़ताल को 6 दिन बीत जाने के बाद भी मांग पूरी न होने पर अन्न के साथ साथ अब पानी का भी त्याग कर निर्जला भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। नारे लगाना रे। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकी व्यवस्था है तो काफ़ी ठीक है, और ये जो शिविर लगा है ये दिव्यांगों के हित में ही है। परंतु वही है कि जब ये जो सामान जो आते, जो ऊपर से इनको जो सामान भेजे जाते हैं, उनमें क्वालिटियों का बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। पहली वजह से एक उदाहरण के लिए बता दूँ, मोबाइल दृष्टिबाधित को जो मोबाइल देते हैं वो 1.5 GB रैम और 4 GB इंटरनल का देते हैं, और जो इसमें जो सॉफ्टवेयर चलता है टॉकबैक या जो XYZ जो भी 2-3 नामों से आते हैं, तो सॉफ्टवेयर उसमें सपोर्ट नहीं लेते, आधा काम करते आधा करते नहीं।
रैम कम होने के कारण वो बिल्कुल हैंग सामान चलते हैं। फिर दूसरी चीज़ देते हैं लोग साइकिल, मोटरेड साइकिल। साइकिल दिव्यांगों के जीवन का एक पैर है। ये प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है इनका। हमारे पुनर्वास केंद्र वाले इनके लिए बहुत थैंक यू इनको। परंतु जब वो क्वालिटी आती है ना, बैटरी साल 6 महीने 2 महीने के अंदर खराब हो जाती है। वही एनजीओ की साइकिल देखो, आज भी सालों से सड़कों में दौड़ती है। तो इस प्रकार का सामान इनको नहीं देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी से बेटर क्वालिटी आना चाहिए, जो दिव्यांग को मिले तो वो संतुष्टिजनक उस चीज़ को यूज़ करे, अपने जीवन में उस चीज़ को लाए और खुश रहे कि नहीं हमें मिला तो बहुत अच्छा सामान मिला। कंटिन्यू भूख हड़ताल है, ऐसा नहीं कि रात में कुछ खा रहे, नहीं, कंटिन्यू सिर्फ पानी के दम पे है। और यदि प्रशासन नहीं सुना तो कड़े फैसले लेने के लिए पानी भी छोड़ देंगे हम। खैलांजी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंडकेपाल में मिले शव की पुलिस खासतौर पर गंभीरता के साथ इस मामले में छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि पीएम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मृतक 23 वर्षीय दुर्गेश पिता मनोहर धमाई की हत्या हुई है या फिर उसने स्वयं आत्महत्या की है। इस बात की पुष्टि पुलिस की जांच में सामने नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस ने उसका विसरा जांच के लिए भिजवा दिया है। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए खैलांजी थाना प्रभारी जय सियाराम बर्डे ने बताया कि वे हर पहलू से इस मामले की जांच कर रहे हैं। संभवतः यह मामला खुदकुशी का ही है, मगर उनके द्वारा फिलहाल जांच जारी है। उन्होंने मृतक का शव को काफ़ी जो गल गया था उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा था ताकि उसका पीएम हो सके, मगर रिपोर्ट में हमें किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी तो इस मामले का खुलासा होगा। हम पिंड के पास में जो है जनवरी महीने में जो एक शव प्राप्त हुआ था, डेड बॉडी मिली थी, जिसका पीएम जबलपुर से कराया गया था और डॉक्टर द्वारा जो है स्पष्ट मत नहीं दिया गया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। वो परीक्षण के लिए भेजा गया है और परीक्षण के बाद ही उसमें। तो सर आपने अपनी प्रथम दृष्टया जांच में क्या पाया सर? अभी तक जांच में जो है मृतक के परिजनों के और अन्य लोगों के कथन लिए गए हैं, जिससे कोई स्पष्ट नहीं है। जांच रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। यानी उसको अभी हत्या भी नहीं मान सकते? हत्या नहीं मान सकते? नहीं, अभी हत्या नहीं मान सकते उसको, जांच जारी है उसको। सर उसमें एक शासकीय आर्मी मैन का नाम आ रहा था कि अपने जिसका मोबाइल चोरा था वो आर्मी में है और वो जिस दिन लापता हुआ उसके दूसरे दिन वो ड्यूटी पे गया है, तो इसका क्या सच है? वो जो आर्मी मैन जो बता रहे हैं उसका मोबाइल चोरी हुआ था और मोबाइल जो है मृतक के पास मिलना बताया परिजनों ने, किंतु आर्मी मैन जो है छुट्टी के बाद वो अवकाश पूरा होने पे वो ड्यूटी पे चला गया था। उससे ऐसा कोई संबंध स्पष्ट नहीं है उसमें भी। नहीं आई है सर, अभी ऐसा कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की प्रमुख मांग को लेकर सोमवार को अतिथि शिक्षक संघ ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। आज़ाद स्कूल समन्वय व संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने नीति बनाकर उन्हें नियमित करने, उनका भविष्य सुरक्षित करने और नियमित शिक्षक कर्मचारियों के समान उन्हें वेतन, अवकाश सहित अन्य सुविधाएं दी जाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वे करीब 10 से 12 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार में ही उन्हें नौकरी मिली थी, बावजूद इसके कि उनके भविष्य की चिंता प्रदेश सरकार ने अब तक नहीं की है। जिन्होंने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए 20 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया है, जहां उन्होंने समय में मांग पूरी न होने पर 21 फरवरी को भोपाल में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज के ही दिन प्रदेश समिति का निर्णय लिया गया कि आप लोगों को जिला स्तर पे आज के दिन ज्ञापन सौंपना। तो हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं और हमारी जो मांग है, गत 10, 12, 15 वर्षों से हम लोग अतिथि शिक्षक में अल्प मानदेय पे कार्य कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और भी अन्य राज्यों में जो हमारे जैसे कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है, तो उसी तर्ज पे हमें भी नियमितीकरण मिलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 माह से शुरू होनी है। जहां कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 माह से तो कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 माह से शुरू होगी।
जहां परीक्षा के लिए 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 10वीं के लिए 24,291 तो 12वीं के लिए 41,366 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के पूर्व ही कॉपियों के मूल्यांकन तैयारी भी बोर्ड के द्वारा शुरू कर दी गई। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कॉपियों के मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश में एक नया प्रयोग शुरू किया है। जहां इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कॉपियों के मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है, जिसके तहत मूल्यांकन केंद्रों में इस बार कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश के सभी मूल्यांकन केंद्रों में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसका एक नज़ारा सोमवार को बालाघाट मूल्यांकन केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय में देखने को मिला, जहां कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां 20 कमरों में मूल्यांकन के लिए 20 सीसीटीवी कैमरे, तो स्ट्रांग रूम, गलियों और परिसर की निगरानी के लिए 5 सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को भी मदद दिए जाने की भी बात कही जा रही है। सर, बोर्ड की परीक्षाएं मार्च से शुरू होनी है, कैसी क्या तैयारी कर रही हैं और इस बार कुछ चेंज किया है बोर्ड ने, क्या कुछ चेंज आया है इस बार? हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं ये 1 मार्च और 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं इस वर्ष। तो अब चेंज उसमें यह है कि निगरानी रखने का, तो इस बार बोर्ड ने 25 सीसीटीवी कैमरे स्कूलों को उपलब्ध कराएं, लेकिन ये सिर्फ मूल्यांकन जहाँ पर होता है उन संस्थाओं को ही, समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराए हैं। वो सिर्फ मूल्यांकन की मॉनिटरिंग के हिसाब से है कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव लालबरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पोंडी के चमनटोला निवासी संतोष पगाड़े का 2 वर्षीय बेटा समर्थ पगाड़े का दोपहर 12 से 1 बजे के बीच निर्माणाधीन मकान के पीछे बने हुए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष पगाड़े का पीएम आवास का मकान स्वीकृत हुआ है और पुराने मकान के समीप ही चमनटोला पोंडी में आवास का निर्माण कार्य जारी है। 13 फरवरी को संतोष पगाड़े अपनी पत्नी के साथ मकान में काम करने के बाद दोपहर 12 बजे खाना खाने के लिए पुराने मकान में आ गए थे और बच्चा खेल रहा था। निर्माणाधीन मकान के पीछे करीब 4 फीट का गड्ढा बना हुआ है और जिसमें नालियों का पानी जमा होता है। 2 वर्ष का बच्चा समर्थ पगाड़े खेलते हुए उक्त गड्ढे में गिर गया। तभी परिजनों को पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वे खाना खाते हुए बाहर निकलकर देखे तो उनका बेटा समर्थ कहीं दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद गड्ढे भरे पानी की ओर देखे तो कपड़ा दिखाई दिया और गड्ढे के अंदर समर्थ गिरा हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसे बाहर निकालकर तत्काल ही नेवरगांव लालबरा स्थित सामुदायिक के उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी लगने के बाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव पर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि संतोष पगाड़े का पीएम आवास का मकान बन रहा है और निर्माणाधीन मकान के पीछे करीब 4 फीट का गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। 2 वर्ष का बच्चा समर्थ खेलते खेलते गड्ढे की ओर गया होगा और अचानक गड्ढे में भरे पानी में डूबने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। वो हमारे ग्राम पुणे के चमनटोला की बात है। समर्थ जिसकी डेथ हुई, समर्थ नाम है, समर्थ के पिताजी भोजन कर रहे थे, पिताजी माताजी दोनों भोजन कर रहे थे। लोग गांव की भाषा में पीछे तरफ मतलब छोटी तरफ भोजन कर रहे थे और बच्चा खेलते खेलते पड़ोस में बाड़ी का गड्ढा बना हुआ है गंदे पानी वाला, तो उसमें बच्चा चला गया। ये तो बाद में पता लगा, पर वो खाना खा रहे थे, खाना खाते में उनको तेज से आवाज़ आई, भड़ांक से करके आवाज़ आई, तो उसने फिर देखा काय की आवाज़ है करके। आवाज़ जब देखा और अपने बच्चे को देखा कि समर्थ कहाँ है, तो समर्थ दिखाई नहीं दिया। तब उसका ध्यान पड़ा फिर गड्ढे की तरफ। अब जब गड्ढे की तरफ ध्यान पड़ा तो देखा तो वहाँ उसका तैरता हुआ शरीर दिखाई दिया, कपड़ा दिखा दिया। कपड़ा दिखा तो कपड़ा देखने के बाद वो गया और निकाला, तब उसकी सांस चल रही थी, तो उसको सीधे अस्पताल के लिए रवाना करे। अस्पताल के लिए रवाना करे तो कुछ देर गया उसकी सांस चलना बंद हो गई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ओदा के चौक में मालवाहक ऑटो आपस में लड़ाई कर रहे 2 सांडों की चपेट में आने से पलट गई। इस दुर्घटना में मालवाहक ऑटो चालक सहित 2 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल ऑटो चालक दीपक पिता भोला खैरवार 23 वर्ष वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक खैरवार मालवाहक ऑटो चलाता है। 12 फरवरी की शाम 7 बजे करीब दीपक खैरवार आयुष श्रीवास्तव के साथ मालवाहक ऑटो में सामान लेकर बालाघाट से ओदा गए थे और ओदा में सामान छोड़कर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी ओदा चौक में दो सांड आपस में लड़ाई करते हुए मालवाहक ऑटो के ऊपर आ गए और जिससे मालवाहक ऑटो पलट गई। इस दुर्घटना में दीपक खैरवार चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में आयुष श्रीवास्तव को मामूली चोटें आई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां अत्यधिक चोट लगने से घायल दीपक खैरवार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर से 13 से 21 फरवरी तक संगीत में श्री शिव महापुराण व पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन स्थानीय पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर से शिव शक्ति महिला मंडल की बहनों के द्वारा सर्वप्रथम दुर्गा मंदिर में एकत्रित होकर यहां से कलशों की यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा पुलिस लाइन का भ्रमण करते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची, जहां पर कथावाचक पंडित श्री प्रदीप जी महाराज के द्वारा शिव पुराण कथा का वाचन किया गया। यहाँ शिव महापुराण लगभग 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें आखिरी दिन हवन पूजन भंडारा के साथ ही कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा। आम जनमानस की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग काफी सजग नजर आ रहा है। इस दौरान विभाग ने चेक पॉइंट लगाकर जहां दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई की, तो वहीं उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति समझाइश देकर बढ़ रहे सड़क हादसों के बारे में भी अवगत कराया। इस मामले में रामपाली थाना के एएसआई सुनील पंचेले ने पद्मेश 24/7 से चर्चा में बताया कि पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस थाना प्रभारी के निर्देशन पर यह कार्रवाई की जा रही है। बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को रोककर उनके जहां चालान काटे जा रहे तो वहीं हेलमेट पहनकर अपना वाहन चलाने के लिए सलाह भी दे रहे हैं। इसी तरह हमारे द्वारा चौपहिया वाहन को भी रोका जा रहा है, जिनका सीट बेल्ट नहीं लगा है उनके भी चालान काटकर उन्हें सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहन चलाने की बात कही गई है। यह मुहिम प्रतिदिन चलेगी ताकि लोग अपनी सुरक्षा व जान के प्रति गंभीर हो सके। आज हुई है दोपहिया वाहनों में जो है चालकों को प्रतिदिन बताया जा रहा है कि हेलमेट धारण करके ही वाहन चलाएं और 4 चक्का जो वाहन है उन्हें चालकों को बता रहे कि बाकायदा सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाएं, नहीं चलाने पर वैधानिक कार्रवाई। एमपीआरडीसी के तहत बनी गर्रा से नवेगांव सड़क 4 वर्ष में ही जर्जर हो गई है। इस रोड का निर्माण काफी मशक्कत के बाद हुआ था, जिसकी वजह से आवागमन करने में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। आपको पता है कि यह मार्ग गर्रा से होते हुए सीधे महाराष्ट्र को जोड़ता है। मार्ग में जहां जगह जगह गड्ढे हो गए वहीं दरारें भी आ गई है। मार्ग के अंतर्गत वारासुनी, रामपायली, खैलांजी सहित कम से कम 1 दर्जन गांव जो रोड किनारे बसे हैं व आते हैं। ऐसे में मार्ग की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मार्ग निर्माण के दौरान विभाग ने इसकी सुध नहीं ली। आपको बता दें कि वैसे तो गर्रा नवेगांव मार्ग कई जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो गया, मगर सबसे ज़्यादा परेशानी सोनझरा और खरकड़ी के मध्य मार्ग के बताई जा रही है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हादसे हो रहे। हाल ही में एक हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक पलट गया था। ऐसे में विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं इस मामले में एमपीआरडीसी के प्रबंधक दीपक आड़े ने दूरभाष पर बताया कि मेरे संज्ञान में भी यह सड़क में हो रहे गड्ढे को लेकर शिकायत आई है। वे शीघ्र ही एक पत्र भोपाल हेड कार्यालय को भेज रहे हैं, जिसमें सड़क की मरम्मत व अन्य कार्य शामिल होंगे।